हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए गन शॉट के साथ में। जिन लोगों को भी डर लग रहा है कि सर जी हम फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स का पेपर होने वाला है, मेरी कोई तैयारी नहीं है, तो आपका डर इस वीडियो को देखने के बाद ही खत्म हो जाएगा। पहले तो आप ये समझ लो टोटल 8 ही यूनिट है, ठीक है। उसमें से भी एक का गन शॉट हम पहले बना चुके हैं, दूसरे का ये बन रहा है, तीसरे की भी पीडीएफ रेडी है भाई, जो कि आज ही या कल सुबह तक पब्लिक कर देंगे। चौथा गन शॉट पड़ जाएगा कल शाम या परसों तक, यानी 2 से 3 दिनों के अंदर ये पीछे वाला सारा इंतजाम जो 4 यूनिट्स हैं ये पढ़ जाएंगी। फिर बचेगी मैथमेटिकल फिजिक्स। भाई मैथमेटिकल फिजिक्स में टेंसर पढ़ना है, 3 थ्योरम्स हैं, यानी बहुत ज्यादा कुछ उससे नहीं आता, तो घबराना नहीं है। आने वाले 4 से 5 दिनों के अंदर हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिक्स को उड़ा देंगे। फिलहाल अगर तुक्के से ये गन शॉट आपके सामने आ गया है और आपका पेपर मान लिया कल है, तो हम आपको एडवाइस करेंगे सबसे पहले आप ये पढ़ सकते हो सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। सरल आवर्त गति क्या होती है, ये अपनी यूनिट नंबर 8 है, जिसका नाम है वेव मोशन। वेव माने क्या होता है? तरंग। मोशन माने गति। 11th क्लास में पढ़ रखा है कि भैया ऐसे करके रस्सी ली, झटका मारा, तरंग उत्पन्न हुई। किसी लड़की को देखा तो दिमागों से तरंगे निकलने लगी, एक अद्धा लिया और पानी फेंका तो तरंगे निकलने लगी। ओवरऑल हमारे चारों तरफ तरंगे तो आपने देखी हैं, उनकी गति कैसे होती है ये सब आपने 11th में पढ़ा हुआ है, बस आपकी शक्तियों को दोबारा से याद दिलाएंगे भाई, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन। पेपर के अंदर ये इक्वेशन बार बार आती है, लॉन्ग में आती है, 25 नंबर में आती है। ऐसे लिख के आए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, या ऐसे लिख के आए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। बात वही है, यही इक्वेशन आपको प्रूव करनी है। 75 नंबर के पेपर में भैया 25 वाला पास होता है, यानी अगर ये इक्वेशन लॉन्ग में आ जाती है तो ये अकेली इक्वेशन आपको पास करा सकती है भाई, ठीक है। क्या होती है सरल आवर्त गति? बहुत आसान है। मान लिया हम क्या करें, कोई भी चीज अगर यहां पड़ी हो, अभी हमें नहीं दिखाई दे रही है, सफाई हो गई दिवाली की, ऐसे करके हमने पकड़ी, यहां लाई, छोड़ दी भैया, छोड़ा तो ये गया, ऐसे करके गति होगी मेरे भाई, ऐसे करके गति होगी, तो इसे हम लोग कहेंगे सरल आवर्त गति। बोलिए, जब कोई पिंड, पिंड मतलब बॉडी, अपनी साम्यावस्था के, उसकी जो मीन पोजीशन है उसके इधर उधर, इधर उधर, इधर उधर, इधर चला मैं उधर चला, तो जब इधर उधर गति करेगा तब हम लोग उसे क्या कहेंगे? सरल आवर्त गति, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। चाहे वो कोई पिंड गति कर रहा हो, चाहे वो कोई पार्टिकल गति कर रहा हो, इस तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। देखिए, जब कोई पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन, जब कोई पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के इधर उधर, इधर उधर सरल रेखा में गति करती है, तब उसमें उत्पन्न रीस्टोरिंग फोर्स सदैव डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या मतलब है इसका? रीस्टोरिंग का मतलब क्या? रीस्टोरिंग का मतलब प्रत्यानयन बल, जो रीस्टोर करने की कोशिश करेगा। कोई चीज हम यहां लाएं तो इस पर एक बल लगेगा जो इसे वापस लाने की कोशिश करेगा। तो भैया डिस्प्लेसमेंट समझो क्या है। भैया यहां से यहां तक लाए तो ये डिस्प्लेसमेंट है, यहां तक लाए तो ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा उठा के ले जाओगे, झूला देखा है, जितना ज्यादा पीछे ले जाओ स्विंग उतना ज्यादा होता है मेरे भाई। तो इसका मतलब यह है कि डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होगा, रीस्टोरिंग फोर्स भी उतना ज्यादा लगेगा, यानी जो बल है वापस आने वाला वो उतना ज्यादा लगेगा। जितनी दूर ले जाओगे फटाफट से बल कोशिश करेगा वापस ले आए, वापस ले आए, वापस ले आए। तो इस तरीके से जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तथा मीन पोजीशन की डायरेक्शन में होगा। इस प्रकार के मोशन को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे, तथा वह ऑसिलेटर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा उसे हम लोग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कहेंगे। तो सरल आवर्त गति क्या होती है? कोई भी बॉडी हो, कोई भी पिंड हो, कोई भी पार्टिकल हो, कण हो, जब अपनी मीन पोजीशन के इधर उधर गति करेगा तो हम लोग उसे सरल आवर्त गति कहेंगे। इसे जब हम ले जाएंगे तो जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, रीस्टोरिंग फोर्स यानी लगने वाला बल उतना ही ज्यादा होगा। बस हम लोग डिस्प्लेसमेंट करेंगे इधर, बल लगेगा इधर मीन पोजीशन की तरफ, वो आने की कोशिश करेगा कि हम जैसे भी इसे वापस ले आए भाई, ठीक है। ये जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम, मोस्ट वांटेड है, पेपर में बार बार आती है। सबसे पहले तो समझो हमने क्या किया, हमने माना स्मॉल m मास का एक पार्टिकल है, ठीक, एसएचएम में गति कर रहा है। आइए देखते हैं। मान लिया ये ओ वो मीन पोजीशन है भाई, ठीक है, इसके इधर इधर, इधर इधर, इधर इधर मेरे भाई गति हो रही है, ठीक है।
तो अब सभी को पता है कि जब हम इधर की तरफ लेके जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट मान ले रहा है किसी बिंदु पे कितना है, x है। ऐसे ही मान ले रहा है डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरे भाई, a है। उसे हम लोग एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं कि इतनी दूरी पे हम ले गए, आयाम कितना है, a है भाई, ठीक। जब भैया इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट है तो बल किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। ऐसे ही त्वरण यानी एक्सीलरेशन भी किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। तो ये हमने एक पार्टिकल मान रखा है बिंदु O पर जो सरल आवर्त गति कर रहा है इधर उधर, और यही हमने लिखा है कि यदि किसी क्षण किसी मोमेंट पर स्मॉल t पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, स्मॉल x है भैया, ठीक। कोई पार्टिकल है जिसका मास कितना है, m है, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, स्मॉल x है, ठीक। तब इसमें जो एक्सीलरेशन होगा वो d2x/dt² होगा। ज्यादातर बच्चे यहां पर वो होंगे जो मैथ से रिलेटेड होंगे भाई, ठीक। एक आध होगा जिसने शायद एग्रीकल्चर वगैरह पहले ले रखी हो, वरना यहां पर सारे मैथ वाले बच्चे ही होंगे। समझाते हैं भैया। ये क्या लिखा हुआ देखो, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, यानी सरल भाषा में दूरी है भाई, ठीक है। अगर हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो जब भी कभी डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करते हैं तो जैसे t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आगे हम क्या लगा देंगे, d/dt लगा देंगे। तो इसका मतलब एक बार डिफरेंशिएशन हो गया। क्या मतलब हुआ इसका, भैया ये डिस्प्लेसमेंट है यानी दूरी है बटे में समय है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो अगर dx/dt हम कहें तो इसे हम लोग v कह सकते हैं, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। यानी अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट का एक बार अवकलन करते हैं तो वो क्या बन जाती है, v बन जाता है। एक बार अगर हम लोग और समाकलन करते हैं, एक बार और अवकलन करते हैं यानी डिफरेंशिएशन करते हैं, तो v का अगर डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा, dv/dt। और आपको पढ़ाया गया है वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं, यानी dv/dt क्या बन जाता है, a यानी त्वरण बन जाता है। तो अब ध्यान से, हालांकि सरल आवर्त गति में त्वरण को a से नहीं बल्कि अल्फा से लिखते हैं, ठीक। समझाते हैं अभी आपको। तो अगर हम कहें कि भैया ये x है, x का हमने एक बार डिफरेंशिएशन करा तो ये क्या बन गया, v बन गया। फिर हमने इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करा, दोबारा डिफरेंशिएशन का मतलब क्या, d/dt तो है ही, और v का मान कितना होता है, dx/dt। यहां रख दें अगर हम dx/dt, तो सबको पता है कि जब दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, d2x/dt² हो जाएगा। और इसका मतलब होता है त्वरण। अगर आप कतई बौरे हो तो सरल भाषा में समझो, डिफरेंशिएशन की फॉर्म में त्वरण को, एक्सीलरेशन को d2x/dt² रखते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो हमने लिखा तब इसमें जो एक्सीलरेशन होगा वो कितना होगा, d2x/dt² होगा। और जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो कितना होगा, न्यूटन का नियम हमने आपको पढ़ाया है, बल बराबर क्या होता है बताओ, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान तो m है और त्वरण को काहे से लिखते हैं भैया, डिफरेंशिएशन की फॉर्म में d2x/dt²। तो जो बल होगा वो कितना हो जाएगा, m × d2x/dt² हो जाएगा, ठीक है। सरल आवर्त गति के लिए हम आपको बता चुके हैं कि भैया जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा बल उतना ज्यादा काम करेगा। इसी को तो कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हम जितना ज्यादा बोलेंगे, जितनी ज्यादा वीडियोस डालेंगे, आप उतना ज्यादा कंटेंट पढ़ पाओगे। तो हमारा वीडियो डालना आपके पढ़ने के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक। तो जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा बल उतना ज्यादा लगेगा, उतनी तेजी से वो वापस आने की कोशिश करेगा। लेकिन भैया डिस्प्लेसमेंट कर रहा है इधर की तरफ और बल लग रहा है वापस आने की तरफ, तो डायरेक्शन अपोजिट है। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स जो md2x/dt² है वो निर्भर तो करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, लेकिन -x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सर जी माइनस क्यों ले लिया, क्योंकि भैया अगर डिस्प्लेसमेंट है इधर तो बल लग रहा है इधर, डायरेक्शन अपोजिट है। इस वजह से जो बल का मान है वो डिस्प्लेसमेंट पर निर्भर करेगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने के चलते माइनस होगा भाई, ठीक। यहां से जब भी कभी भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटा के बराबर लगाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, वो कांस्टेंट हमने लगा दिया c, यानी md2x/dt² बराबर हो गया माइनस का cx। नीचे लिख के भी दिखा दिया कि निगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि पार्टिकल पर लगने वाला जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में है। कि भैया अगर फोर्स लग रहा है ऐसे तो डिस्प्लेसमेंट है ऐसे, डिस्प्लेसमेंट हमने करा ऐसे तो फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है भाई, ठीक। क्या करेंगे हम, जरा देखो आराम आराम चलते हैं। ये माइनस का cx इसे इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का cx। देखो md2x/dt²
प्लस का cx बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। इन सब में हम m से भाग दे देंगे, m से भाग देंगे तो यहाँ m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ m से भाग देंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। यहाँ m से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये जो c अपॉन m है, इसे देखो भैया आप समझो, c क्या है, समानुपाती हटा के नियतांक लगाया था ना c, तो c कांस्टेंट है। m क्या है, m माने द्रव्यमान, 2 किलो 5 किलो 10 किलो, ये भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट को कांस्टेंट से भाग दोगे, अगेन एक कांस्टेंट आएगा। अबे 10 को 2 से भाग दें कितना आएगा, 2 पंजे 10, एक फिर से नियतांक आ गया। तो c अपॉन m को अगर हम लोग ओमेगा स्क्वायर लिख दें, एक और कांस्टेंट लिख दें, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो d2x बटे dt स्क्वायर प्लस इसकी जगह पे हमने लिख दिया ओमेगा स्क्वायर x बराबर क्या हो गया, 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ SHM। ये सरल आवर्त गति की समीकरण आ गई। लेकिन सरल आवर्त गति की केवल समीकरण नहीं पूछेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका सॉल्यूशन भी पूछेगा। जब भी कभी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं तो उसका सॉल्यूशन भी निकाल के दिखाते हैं, तब आपको 25 नंबर पूरे लॉन्ग में मिलेंगे। तो ये जिस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, देख साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि भैया डिफरेंशिएशन की फॉर्म में हमने लिखा हुआ है d2x बटे dt स्क्वायर। तो ये जिस तरीके की इक्वेशन आई है, इसके इस तरीके की जितनी समीकरणें होती हैं उनके सॉल्यूशन होते हैं कुछ इस प्रकार से। समझाते हैं कैसे होते हैं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो इस तरीके का होगा, x बराबर a e की पावर अल्फा टी। सर जी आपको कैसे पता, भैया जो इस तरीके की डबल डिफरेंशिएशन वाली इक्वेशंस होती हैं उन सब के सॉल्यूशन इस तरीके के आते हैं। जो मैथ वाले बच्चे हैं उन्हें पता होगा, नहीं पता है छोड़ो यार, पता करके क्या करोगे। यहां समझो, इस तरीके की क्वेश्चन के सॉल्यूशन ऐसे आते हैं, x बराबर a e की पावर अल्फा इंटू टी। अब एक दिक्कत है, अगर मेरे भाई ये इसका सॉल्यूशन है तो ये इसे संतुष्ट करना चाहिए, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद यहां मान रखेंगे, हल वल करेंगे और उसके बाद इसका सॉल्यूशन हम लोग निकाल लेंगे। ठीक, तो हमने कहा इसका सॉल्यूशन इस प्रकार होना चाहिए, x बराबर a e की पावर अल्फा टी। हमने क्या करा, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में करेंगे भाई, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में इक्वेशन चल रही है। करो भाई, dx अपॉन dt आएगा, a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। e की पावर x का e की पावर x होता है, या e की पावर t का e की पावर t होता है, लेकिन t के संग में अल्फा चल रहा है, तो जो कांस्टेंट चल रहा होता है उसे गुणे में लिख देते हैं, समाकलन में बटे में लिख देते हैं, अवकलन यानी डिफरेंशिएशन में गुणे में लिख देते हैं। तो अल्फा को हमने गुणे में लिख दिया भाई। ठीक है, समीकरण क्या है अपनी, d2x बटे dt स्क्वायर। तो एक बार हम लोग फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा दोबारा डिफरेंशिएशन d2x बटे dt स्क्वायर। a ऐसे ही आ जाएगा, e की पावर अल्फा t का e की पावर अल्फा t आएगा। एक अल्फा पहले से था, लेकिन फिर डिफरेंशिएशन करोगे तो t के साथ गुणे में फिर अल्फा है, तो एक और अल्फा गुणे में आएगा, और जब एक और अल्फा गुणे में आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। यानी d2x बटे dt स्क्वायर का मान कितना आ गया, a की पावर अल्फा स्क्वायर, a अल्फा स्क्वायर e की पावर अल्फा t हो गया। ठीक, समीकरण 2, 3 और 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 यह है कि d2x बटे dt स्क्वायर है प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0 है। हमने इसका मान निकाल ही लिया है, समीकरण 2 में रख दिया हमें। देखो भैया, d2x बटे dt स्क्वायर का मान ये हो गया, ओमेगा स्क्वायर चल ही रहा है और ओमेगा स्क्वायर के संग में क्या चल रहा है, x, और x का मान ये है a e की पावर अल्फा t। तो हमने यहाँ रख दिया a e की पावर अल्फा t बराबर 0। यानी हमने जो समीकरण 2 है वहां पर 3 और 4 से x का मान और d2x अपॉन dt स्क्वायर का मान रख दिया। फायदा क्या हुआ इससे, जरा ये भी देख लो। फायदा ये हुआ है भाई कि जो मान है वो कॉमन आ गया, a e की पावर अल्फा t दोनों जगह से कॉमन है। यहाँ पे आ गया अल्फा स्क्वायर बचेगा केवल, यहाँ पे केवल ओमेगा स्क्वायर बचेगा बराबर 0। ये वाला सब नीचे जाएगा 0 का, तो ये भी 0 हो जाएगा। 0 से किसी को भाग दोगे तो वो 0 ही हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 आ गया। यानी इसे उधर ले जाएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर आया। हम लोगों को पता होना चाहिए कि -1 किसका मान होता है, आई स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं -1। तो अगर हम -1 की जगह पे आई स्क्वायर लिख दें तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगाएंगे, मतलब रूट निकालेंगे प्लस माइनस, तो भैया क्या होगा, देखो दोनों का स्क्वायर गायब होगा, तो क्या आएगा, प्लस माइनस का आई ओमेगा बचेगा। यानी 2 मान आएंगे, एक अल्फा का मान हम लोग लिख सकते हैं आई ओमेगा प्लस में, और एक हम लोग ले सकते हैं माइनस में, क्योंकि माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस ही हो जाता है भाई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो अल्फा के मान है वो कितने आए, 2 आए, एक आई ओमेगा आ गया, एक माइनस आई ओमेगा आ गया। अगर ये मान ठीक आए हैं तो फिर आओ खेलते हैं क्वेश्चन मेरे भाई। x का मान कितना था, a e की पावर अल्फा t। लेकिन अब हमने जो मान निकाले हैं, अगर ये सोल्यूशन ठीक है तो वो मान हम इसमें रख देंगे, हमारा ओरिजिनल सोल्यूशन आ जाएगा। तो x आ गया। दिक्कत यह है अल्फा का 1 नहीं 2 मान आ गए, तो कोई बात नहीं, पहले के लिए a1 लिख दिया, e की पावर लिख दिया,
अल्फा की जगह क्या रख दिया, आई ओमेगा टी रख दिया, प्लस A2 लिख दिया, ई की पावर लिख दिया, अल्फा की जगह माइनस का आई ओमेगा टी लिख दिया। अब हमने क्या किया भैया, जरा देखो, ई की पावर आई थीटा का मान आपने पढ़ा होगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। भैया नहीं पता तो देखो, ई की पावर आई थीटा का मान होता है कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा, यहां थीटा की जगह पे क्या चल रहा, ओमेगा टी। तो ये फार्मूला खोल दिया, A1 आ गया भैया कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का मतलब आई साइन ओमेगा टी, प्लस A2 आ गया, यहां माइनस है तो माइनस वाला सेक्शन आ गया भाई, ठीक है। अब हमने क्या किया भैया, कॉस वाला कॉमन लेके एक साइड, तो कॉस ओमेगा टी के संग में गुणे में A1 है, देखो ये आ गया, कॉस ओमेगा टी के गुणे में A2 है, देखो ये आ गया। ऐसे ही साइन ओमेगा टी, आई साइन ओमेगा टी कॉमन लिया, आई साइन ओमेगा टी के संग में A1 ये आ गया, आई साइन ओमेगा टी के संग में A2 अंदर माइनस का है तो ये आ गया। यानी हमने कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी को कॉमन ले लिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जो कॉस ओमेगा टी के संग में है उसे साइन A मान लेंगे और जो साइन ओमेगा टी के संग में है उसे कॉस A मान लेंगे। तो हमने भैया क्या करा, A1 प्लस A2 की जगह A साइन A लिख दिया और A1 माइनस A2 पूरा आई वगैरह सब इसी में समेट लिया, इसकी जगह पे A कॉस A रख दिया, ठीक। जब ये मान रख दिया, दोनों जगह से A कॉमन आ गया। A जब कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या, ये बताओ। A जब कॉमन आ गया तो बचेगा साइन A कॉस B प्लस का कॉस A साइन B। ये साइन A प्लस B का फॉर्मूला होता है, 9th क्लास में पढ़ाया जाता है भाई, ठीक है। तो x बराबर A आ गया और ये साइन A प्लस B का फॉर्मूला बन गया है कि साइन ओमेगा टी प्लस A या फिर साइन A प्लस ओमेगा टी। ये मेरे भाई A फॉर एम्पलीट्यूड है, या फिर हम कह सकते हैं इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर A साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई मतलब होता है फेज डिफरेंस, तो इसे आप फेज डिफरेंस के टर्म में भी लिख सकते हो और एम्पलीट्यूड के टर्म में भी लिख सकते हो। ये जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली थी उसका सॉल्यूशन निकल के आ गया है। यानी अगर पेपर में लॉन्ग में आ जाता है तो 25 नंबर आपको मिल जाएंगे अगर आप यहां तक सॉल्यूशन कर देते हो भाई, ठीक है। तो इस यूनिट का ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसे आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। दूसरा है स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं। सरल भाषा में कहें तो स्टेशनरी मतलब रुकी हुई वेव, ठीक है, जिसमें सिर्फ वाइब्रेशन आगे बढ़ेंगे, वेव आगे नहीं बढ़ रही, सरल भाषा में वाइब्रेशन कंपन कर रहे हैं, तो उसे हम लोग स्टेशनरी वेव कह देते हैं। बहुत ही आसान होती है, एक रस्सी आपने ली, ऐसे करके झटका मारा तो इधर से तरंग गई और उधर से भैया बंद है, बंधा हुआ तो उधर से तरंग टकरा के वापस आई। तो जब दो तरंगें आपस में टकराती हैं, सुपरपोजिशन होता है, अध्यारोपण होता है, तब वहां पर स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। तो हमने लिखा वो वेव जो एक फिक्स्ड पोजीशन पर दिखाई देती है, निश्चित भैया सामने रस्सी बंधी हुई है, आगे कोई रास्ता नहीं है, झटका मार रहे हैं, वहीं पे अपीयर हो रही है, अर्थात आगे पीछे प्रोपगेट नहीं करती, स्टेशनरी वेव कहलाती है। ये तब बनती हैं जब दो वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी, सब कुछ सेम होगा। जो तरंग गई, अगर ऊर्जा में कोई हानि नहीं हो रही है तो जो तरंग गई वही तरंग वापस आ रही है टकरा के, सीधी सी बात है। तो जब वेव, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड सब कुछ सेम हो, अपोजिट डायरेक्शन में इंटरफेयर करेंगी, टकराएंगी, तब हम लोग उसे कहेंगे स्टेशनरी वेव। जैसे एक धागा है, दोनों एंड पर बंधा हुआ है, अगर स्ट्रिंग पर एक वेव ट्रेवल करेगी, अगर स्ट्रिंग पर एक वेव ट्रेवल करेगी तो वो अपोजिट डायरेक्शन में वापस आएगी और इस तरीके से इंटरफेयर करके क्या बनाएगी, स्टेशनरी वेव बनाएगी। जैसे हमने ये दिखा रखा है इस तरीके की, कि अगर हम कहें कि भैया यहां से हमने एक वेव को ऐसे करके झटका दिया, ये टकरा के वापस आई, तो ये इस तरीके की जो वेव आपको दिखाई दे रही है स्टेशनरी वेव है। इसमें ये जो पॉइंट है मेरे भाई, ये वाले, इन्हें नोड कहते हैं और दो नोड के बीच में एक जो पॉइंट है इसे हम लोग एंटी नोड कहते हैं, ठीक है। जितने भी नोड है सभी को पता, यही वो लाइन है जहां से हम मानना शुरू करेंगे। मान लिया ये 0 है, ये +1 है, ये 0 है, ये -1 है, तो जितने भी नोड वाले पॉइंट हैं वहां पर जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी। और एंटी नोड यानी यहां इससे ऊपर जाएगा नहीं, तो एंटी नोड पर जो इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है भाई, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, ये यहाँ पे हमने लिख दिया है। इनमें एनर्जी एक जगह पर नहीं रहती, वेव आगे नहीं बढ़ती, सिर्फ वाइब्रेशन मूव करते हैं। ये वेव तब बनती है जब इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव का इंटरफेरेंस होता है, यानी एक जाने वाली वेव और रिफ्लेक्टेड मतलब टकरा के आने वाली वेव जब आपस में टकराएंगी तब हम लोग कहेंगे कि भैया स्टेशनरी वेव्स बनी है, ठीक है। इसके बाद लिसाजू फिगर है, ये भी 2-3 नंबर में पेपर में आ जाते हैं। देखो हल्के में नहीं लेना, एसएचएम की इक्वेशन पेपर में 25 नंबर में आती है, स्टेशनरी वेव्स की डेफिनेशन पेपर में 2 से 3 नंबर में आती है। ऐसे ही लिसाजू फिगर आप पेपर उठा के देखोगे तो कई पेपरों में बार बार आए हुए हैं। वेव पैटर्न्स जो दो परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस के सुपरपोजिशन से बनते हैं। परपेंडिकुलर समझते हो 90 डिग्री पे, कि मान लिया
एक हमने ये एक्स एक्सिस पे ले लिया और एक हमने ये वाई एक्सिस पे ले लिया, तो जो दोनों के बीच का पैटर्न है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो इस तरीके के जो वाइब्रेशंस के बीच में फिगर्स बनेंगे उन्हें हम लोग लेसाजू फिगर कहेंगे। इन्हें हम लोग देखते हैं ऑसिलोस्कोप की सहायता से हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे एक एक्सिस पर एक्स डायरेक्शन वाइब्रेशन ले लेंगे, दूसरी एक्सिस पर वाई डायरेक्शन वाइब्रेशन ले लेंगे, दोनों वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस के हिसाब से हम लोग पैटर्न को बनाएंगे और इस तरीके से लेसाजू फिगर मेरे भाई क्रिएट हो जाएंगे। कंडीशंस की बात करें, जैसे मान लिया दो वाइब्रेशन है, ध्यान से समझिए, दो वाइब्रेशन है। एक वाइब्रेशन मान लिया एक्स एक्सिस के लिए ले रहे हैं कि x बराबर a साइन ओमेगा 1t, ठीक है। दूसरा है y बराबर v साइन ओमेगा 2t प्लस का डेल्टा, ठीक। तो अगर a और b क्या है, यहां पर एम्पलीट्यूड है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, डेल्टा क्या है, दोनों में फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस ये होता है कि चलने के तरीके में जो अंतर है उसे हम लोग फेज डिफरेंस कहते हैं भाई, ठीक है। अगर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 बराबर है, अब ध्यान से समझो डायग्राम कैसा आएगा। अगर ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर है और कोई डिफरेंस नहीं है तो स्ट्रेट लाइन आएगी 45 डिग्री पर, इस तरीके का ग्राफ दिखाई देगा, ठीक है। ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर है, डेल्टा का मान 90 है, फेज डिफरेंस 90 है, तो इस तरीके का सर्किल दिखाई देगा। ऐसे ही दोनों अगर बराबर नहीं है तो इलिप्टिकल टाइप का आपको लेसाजू फिगर दिखाई देगा। तो इसे आप देख सकते हो भैया, ठीक है। जिन लोगों ने भी कोर्स में एनरोल कर रखा है वहां पर ये पीडीएफ आपको तुरंत मिल जाएगी, ठीक। कोशिश करेंगे कि आज ही अपलोड करवा दें हम ये। जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हो भाई, तो अपना फ्री में टेलीग्राम पे चैनल है BDKDN BSc, आराम से उसे ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको सारी पीडीएफ सारी वीडियोस वहां पर मिलती रहेंगी भाई, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक है पेपर में आता है, डैम्प्ड और फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होते हैं भैया। आदमी कहता है डंप हो क्या, ऐसे करके याद रख लो। डैम्प का मतलब होता है कम होना, फोर्स्ड का मतलब होता है बढ़ना। कोई आदमी पहले झूला, लात मारी और फोर्स लगा के झुला दिया तो इसे फोर्स्ड ऑसिलेशन कहेंगे। और जहां पे कोई चीज कम हो रही है उसे डैम्पिंग कहते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है, जब कोई वाइब्रेटिंग सिस्टम एनर्जी लूज करता है, जिसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होगी, एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता जाएगा, और तब इसे हम लोग कहेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन। टाइप ऑफ डैम्पिंग की बात करें तो पहली होती है लाइट डैम्पिंग। लाइट डैम्पिंग क्या होती है, इसमें ऑसिलेशन कंटिन्यू होता है, लगातार ऑसिलेशन होता रहेगा, लेकिन जो एम्पलीट्यूड है यानी जो आयाम है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। इसके लिए एक फार्मूला यूज करते हैं, x बराबर a e की पावर माइनस का लैम्डा टी कॉस ओमेगा डैश टी प्लस का फाई, जहां पे लैम्डा को हम लोग डैम्पिंग कोफिशिएंट कहते हैं। तो मोटी मोटी बात करें तो डैम्पिंग का मतलब होता है लगातार धीरे धीरे करके एम्पलीट्यूड और आयाम जो है वो कम होता जाता है। इसी डैम्प्ड का दूसरा होता है क्रिटिकल डैम्पिंग। इसमें सिस्टम सबसे फास्ट इक्विलिब्रियम में वापस जाता है तथा कोई ऑसिलेशन नहीं होता। इतनी तेजी से ये डैम्पिंग होगा कि पता ही नहीं चलेगा, जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे पहुंच जाएंगे। तीसरा होता है ओवर डैम्पिंग, हैवी डैम्पिंग भी बोलते हैं इसे, अंधाधुंध। सिस्टम धीरे धीरे इक्विलिब्रियम में आता है लेकिन कोई भी ऑसिलेशन नहीं होता है, ठीक है। फोर्स्ड ऑसिलेशन की बात करें तो जब कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई झूला है, बाहर से आपने ऐसा करके हाथ लगाया, थोड़ा सा बल लगा दिया, एक्सटर्नली फोर्स लगा दिया, सिस्टम को लगातार पुश या पुल करता है, तब सिस्टम उस फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट करता है। इसे हम लोग फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं। जैसे स्विंग मतलब झूले को अगर हम लोग बार बार धक्का दें तो उसमें फोर्स्ड ऑसिलेशन काम करते हैं और वो लगातार गति करते रहते हैं भाई, ठीक है। ये वाला टॉपिक भी पेपर में बार बार आता है, रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। नाम से ही पता चला, ग्रुप मतलब क्या है, कई तरंगों के समूह को वेव फ्रंट यानी तरंगाग्र कहते हैं, और फेज का मतलब क्या है कि एक तरंग किस तरीके से चल रही है भाई, ठीक। तो यहां लिखा है फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी, बहुत ही आसान है, समझो। हमने कहा कि जब किसी मीडियम में कोई सर्टेन वेवलेंथ की प्लेन प्रोग्रेसिव वेव चलेगी, एक सिंगल वेव है किसी मीडियम में चल रही है, तब मीडियम में इसके वेव फ्रंट की वेलोसिटी को फेज वेलोसिटी कहते हैं। तरंगों के समूह को तरंगाग्र कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं भाई। और जो इकट्ठी तरंगें आगे बढ़ती हैं तो हम कहते हैं कि वेव फ्रंट आगे बढ़ रहा है, और इस पूरे तरंग की जो वेलोसिटी होती है उसे फेज वेलोसिटी कहते हैं। क्यों? क्योंकि तरंगाग्र के लिए, वेव फ्रंट के लिए यह कंडीशन होती है कि भैया ग्रुप हमेशा एक जैसा होगा, इसमें जितनी भी तरंगें होंगी उन सबका फेज डिफरेंस 0 होगा, सब कला संबद्ध स्रोत यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से आई होंगी, कोई फेज डिफरेंस, सब एक जैसे होंगे, सरल भाषा में समझो। तो जब सब एक जैसे ही हैं तो इनकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या कहलाएगी, फेज वेलोसिटी कहलाएगी, और एक ही जैसी है, बदल नहीं रही है। तो बीपी मतलब फेज वेलोसिटी इक्वल टू हम लिख सकते हैं ओमेगा अपॉन के, इस तरीके से चलेगा, ठीक। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है और के मेरे भाई कांस्टेंट होता है, ठीक है। ग्रुप वेलोसिटी की बात करते हैं तो जब एक ग्रुप में डिफरेंट वेवलेंथ, अब ध्यान से समझो, वेव फ्रंट का मतलब यहां पे वेवलेंथ एक ही है,
ठीक है, कोई चेंज नहीं है, एक जैसे लोग चलना है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ ग्रुप की बात हो रही है, तो अलग अलग वेवलेंथ हैं, अलग अलग तरीके के लोग ग्रुप में चलना है। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव आगे बढ़ती है तब इनका जो वेव पैकेट होता है वो जिस वेलोसिटी से आगे बढ़ता है उसे ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। कि भैया अलग अलग तरंग दैर्ध्य वाले लोग हैं, अब 4 लोग इकट्ठे हो गए तो उनकी स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। कोई कहेगा इधर चलो, कोई कहेगा इधर चलो, कोई कहेगा आखिरी में लड़ झगड़ के कहीं ना कहीं तो आदमी चले गई, तो वो वाली जो वेलोसिटी होगी उसे हम लोग कहेंगे ग्रुप वेलोसिटी। यहाँ सब एक जैसे मत वाले लोग हैं, एक ही जैसा वेव फ्रंट है, सब एक स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, तो वो कहलाएगी फेज वेलोसिटी। ठीक, यहाँ पे चेंज हो रहा है, फार्मूला सेम ही होगा। उसका फार्मूला क्या था बताओ, बीपी बराबर ओमेगा अपॉन के। यहां पर चेंज हो रहा है तो इसे कहेंगे बीजी बराबर डी ओमेगा अपॉन डी के। बीजी बराबर डी ओमेगा, डी फॉर क्या होता है चेंज, यानी इसकी जो बहुत सारी वेलोसिटीज हैं उनके चेंज के लिए हमने लिख दिया डी ओमेगा अपॉन डी के होगा। रिलेशन की बात करें तो अभी हमने आपको बताया बीपी बराबर क्या होगा, जरा बता दो एक बार, बताओ बीपी बराबर क्या होता है, ओमेगा अपॉन के होता है। तो अगर हम k को इधर भेज दें तो ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, के बीपी आ जाएगा। ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, के बीपी आ जाएगा। और बीजी बराबर क्या है आपको बता चुके हैं, डी ओमेगा अपॉन डी के होता है। ओमेगा का मान अगर हम यहाँ रख दें तो क्या आ जाएगा, डी के बीपी अपॉन में डी के आ जाएगा। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो भैया पहले को रोकेंगे, बीपी को रोका, के का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, फिर के को रोकेंगे तो डी बीपी अपॉन डी के आ जाएगा। और के बराबर होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। के बराबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है। तो हमने बीजी ऐसे रख दिया, बीपी ऐसे ही रख दिया। देखो के की जगह पे हमने 2 पाई अपॉन लैम्डा रख दिया, डी बीपी ऐसे ही है, नीचे डी है, और के की जगह पे 2 पाई अपॉन लैम्डा आ गया। ठीक, बीजी ऐसे रख दिया, बीपी ऐसे रख दिया, 2 पाई अपॉन लैम्डा आ गया, डी बीपी आ गया। इसका भैया डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखोगे तो आ जाएगा माइनस का 2 पाई अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा। डिफरेंशिएशन हो गया भैया। ठीक, जब डिफरेंशिएशन की फॉर्म में आ गया 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, लैम्डा से एक लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, माइनस का लैम्डा बचेगा ऊपर चला जाएगा तो आएगा माइनस का लैम्डा डी बीपी बटे में डी लैम्डा भाई। ठीक है, अब क्या करा, देखो बीजी आ गया, बीपी आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, लैम्डा हो गया, डी बीपी बटे में डी लैम्डा हो गया। ये आ गया बीपी और बीजी के बीच में रिलेशन भैया। ठीक है, डिफरेंशिएशन कैसे होता है ये तो कक्षा 1 में सिखा दिया जाता है मेरे भाई, कि डिफरेंशिएशन करने का क्या तरीका है। कि मान लिया कोई कहे कि भाई 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन करके दिखाओ, तो कैसे करोगे, x को ऊपर ले जाओगे, x की पावर -1 होगा, -1 को आगे लेके आएंगे, एक इसमें हम लोग क्या करते हैं बताओ, एक हम लोग इसमें से घटा देते हैं, तो एक घटाएंगे तो -1 आएगा, x की पावर -2 आएगा, इसे नीचे लाएंगे तो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये देखो ऐसे ही तो हमने लिखा हुआ है 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। देखो 2 पाई तो कांस्टेंट है, देखो 1 अपॉन लैम्डा का क्या लिखा हुआ हमने बताइए, ये देखो 1 अपॉन एक्स का क्या है, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। वैसे ही 1 अपॉन, ये हटाओ 2 पाई तो लिखा ही रहेगा, 1 अपॉन लैम्डा इसका क्या होगा, माइनस का 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर आएगा। तो इस तरीके से हमने इसे हल किया है, बीपी और वीजी के बीच में रिलेशन को हमने निकाल दिया है भाई। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है, इसमें लास्ट नहीं अभी 2 टॉपिक है, स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस। बहुत ही आसान है, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है न्यूटन, उनने लगभग हर चीज में ड्रामा किया। तो न्यूटन ने यह कहा कि भैया जो स्पीड ऑफ साउंड है गैसों के अंदर वो स्पीड होती है, उन्होंने अपना एक फार्मूला दिया, कैलकुलेशन करी, वो निकल के आया 280 के करीब। लाप्लास ने कहा ये गलत है, लाप्लास ने उसमें संशोधन किया और फिर एक छोटा सा संशोधन से ठीक कर पाया और जो 330 के करीब होती है उस एग्जैक्ट वैल्यू को निकाल पाए। स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस कैसे लिखेंगे, सभी गैसेस में जितनी भी गैस होती हैं लॉन्गिट्यूडनल जो वेव होती है के लिए स्पीड ऑफ साउंड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, बी बराबर, सरल भाषा में कहें तो भैया गैसों में जो गति करती हैं, जो गैसें गति करती हैं उसमें जो चाल होती है, जितनी भी तरंगें होती हैं उन गैस सर जी आपस में सब कुछ कंफ्यूज मत करो, लो समझो भैया 3 माध्यम होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो जब कभी गैस के अंदर कोई तरंग गति करेगी, कोई तरंग चलेगी तो उसके लिए फॉर्मूला होता है v बराबर √b/d। ठीक, v क्या है तो v मेरे भाई चाल है। ठीक है, v क्या है, v वॉल्यूमेट्रिक कांस्टेंट है और d क्या, d फॉर डेंसिटी है भाई। ठीक, v वॉल्यूमेट्रिक कांस्टेंट का मतलब सरल भाषा में प्रत्यास्था गुणांक है, प्रतिबल बटा विकृति है। ठीक, आप सरल भाषा में ये समझो कि ये फार्मूला होता है v बराबर √b/d। अब न्यूटन ने समझाया, क्या समझाया, न्यूटन ने कहा कि जब कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव किसी गैस में ट्रेवल करती है तो उसका गैस का टेम्परेचर नहीं बदलता, सेम रहता है। इन्होंने वॉल्यूमेट्रिक कांस्टेंट के स्थान पर आइसोथर्मल कांस्टेंट रखा। इन्होंने कहा कि भैया ये फार्मूला ठीक है, लेकिन जब कभी गैस में कोई तरंग चलेगी तो जो माध्यम होगा उसका ताप नहीं बदलेगा, टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, और जब टेम्परेचर नहीं चेंज होता तो उसे आइसोथर्मल कहते हैं, समतापी कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भैया ये जो v चल रहा था फार्मूले में इसकी जगह पे रख दिया p।
क्यों पी रख दिया? क्योंकि जो समतापी वाला नियतांक होता है, समतापी प्रत्यास्थता गुणांक होता है, जब इसकी कंडीशन लगाओगे समतापी की तो वो पी के बराबर होता है। तो इन्होंने इसकी जगह पे पी मान रख दिया। अच्छा, जो वायुमंडल हमारे चारों तरफ है उसके लिए पी की वैल्यू इतनी होती है 1.01 गुणा 10⁵5। डी का मान इतना होता है 1.29। ये जो मान रखे यहाँ पे हल किए 280 आया। न्यूटन ने कहा नहीं 280 ठीक है। लोगों ने कहा भैया न्यूटन के फॉर्मूले से जो स्पीड निकली है वो एक्सपेरिमेंट से प्राप्त वैल्यू से कम है, तो न्यूटन का फॉर्मूला गलत है। तो लाप्लास ने कहा हम ठीक कर देंगे। लाप्लास ने बताया कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जब गति करती हैं तो टेम्परेचर नहीं बदलता है, बल्कि टेम्परेचर इतनी तेजी से चेंज होता है कि पता नहीं चलता है। हीट चेंज होती है। दो बातें होती है, जहां टेम्परेचर नहीं बदलता है, सुनो मेरी बात, जहां टेम्परेचर नहीं बदलता उसे समतापी कहते हैं, यानी आइसोथर्मल कहते हैं। जहां हीट नहीं बदलती है उसे एडियाबेटिक कहते हैं, रुद्धोष्म कहते हैं भाई ठीक। तो इन्होंने कहा वो गलत बता रहे हैं और बोले समतापी पी के बराबर है। बोले जो रुद्धोष्म है जहां हीट चेंज होती है पी नहीं होता, संग में गामा भी होगा। तो इन्होंने वी की जगह पे फॉर्मूला क्या रख दिया? वी बराबर रख दिया अंडर रूट पी की जगह बी की जगह पर रख दिया गामा पी और बटे में रख दिया डी। गामा पी रखो, गामा की वैल्यू 1.41 रख दी और 4 रख के जब हल किया तो आंसर कितना आया? लगभग 332 आ गया और यही जो कि एग्जैक्ट आंसर था। अतः लाप्लास के फार्मूले से स्पीड ऑफ साउंड को लगभग 332 के करीब प्राप्त किया गया, जो एग्जैक्ट वैल्यू 331 के लगभग करीब था और ये लाप्लास का फार्मूला ठीक मान लिया गया। तो ये भी कई बार पेपर में आ जाता है, संशोधन वगैरह आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है, ये भी देख ही लो क्योंकि पूरा वन शॉट बनाया है तो छोड़ने वाली कोई बात नहीं। लगभग आखिरी यूनिट है भैया ठीक, आखिरी यूनिट का आखिरी टॉपिक है। क्या होती है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव? समझो, जब किसी मीडियम में पार्टिकल्स लगातार वाइब्रेशन करते हैं तब मीडियम में प्रोड्यूस होने वाली वेव को प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। सरल भाषा में पार्टिकल लगातार गति कर रहे हैं, पार्टिकल लगातार गति कर रहे हैं, पार्टिकल लगातार गति कर रहे हैं, तो ये जो वेव बन रही है यही प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है। सीधी सी बात है। अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें तो कैसे लिखेंगे भाई? हमने लिख के दिखाया कि भाई माना किसी मीडियम में एक प्रोग्रेसिव वेव एक्स डायरेक्शन में चल रही है, यदि टी सेकंड बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए? वाई हो जाए, पॉइंट पी पर फेज डिफरेंस फाई हो जाए, तो भैया जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो लिखने का तरीका क्या होता है? वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस का फाई हो जाएगा। साइन और कॉस की फॉर्म में क्यों लिखते हैं? क्योंकि साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1, ऐसे जब आप निकालोगे तो मान 0 1 0 1 -1 इस तरीके से। मेरे भाई अगर हम ऐसे बनाएं तो साइन और कॉस ही दो ऐसे फंक्शन है कि ये 0 ये +1, ये 0 -1 0 +1, यानी साइन और कॉस का मान हमेशा +1 से -1 के बीच में घूमता रहता है। इस वजह से जो इक्वेशंस लेते हैं तरंगों की वो भी साइन या कॉस में लेते हैं ठीक। तो हमने कह दिया अगर फेज डिफरेंस फाई है, टाइम टी लग रहा है, तो बाई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस का फाई हो जाएगा। हमने कहा हम जानते हैं कि अगर लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करी जाए तो फेज डिफरेंस 2 पाई होता है। ध्यान से समझो, जब भी कभी तरंग लैम्डा डिस्टेंस चलेगी तो उसका जो फेज डिफरेंस यानी कला का अंतर आएगा वो 2 पाई का मतलब कितना होता है? 360 हो जाएगा। फेज डिफरेंस समझते हो, मान लिया एक तरंग ऐसे चल रही है और एक तरंग ऐसे चल रही है, तो दोनों को आप मिला के देखो, ये जो चलने के तरीके में अंतर है इसे ही हम लोग फेज डिफरेंस कहते हैं। तो अगर लैम्डा दूरी चल गया तो फेज डिफरेंस पूरा 360 का हो जाएगा। ये सीधा कोण होता है 180 यानी पाई, पूरा हो जाएगा 2 पाई। तो वाई डिस्टेंस के लिए अगर हम निकालें, समझो इन्होंने कहा लैम्डा के लिए जो फेज डिफरेंस है वो कितना है? 2 पाई है। तो अगर हम कहें 1 के लिए कितना है तो लैम्डा को नीचे लाएंगे भाई, सीधी सी बात है, तो 2 पाई अपॉन लैम्डा होगा। तो अगर हम कहें वाई के लिए कितना है तो वाई की वाई एक कम वाई हो गया और इधर भी वाई से गुणा होगी तो 2 पाई वाई अपॉन लैम्डा होगा। तो अगर हम वाई डिस्टेंस के लिए कहेंगे तो भैया जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा? तो हमने कहा 2 पाई वाई बटे लैम्डा होगा। एक्स डिस्टेंस के लिए कितना होगा? तो एक्स से गुणा कर दो, 2 पाई एक्स बटे लैम्डा होगा। तो अगर हम फाई का मान यहां रख दें, ये जो अपनी इक्वेशन है बाई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस का फाई इसमें रख दें, तो भैया इक्वेशन क्या बन जाएगी बताओ? बाई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस का क्या आ जाएगा? 2 पाई एक्स बटे में लैम्डा आ जाएगा ठीक है। 2 पाई अपॉन लैम्डा को हम लोग कांस्टेंट के से लिख देंगे। समझो 2 पाई क्या है? 2 पाई कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, कांस्टेंट बटे कांस्टेंट को के से लिख देंगे। तो फाइनली इक्वेशन आ जाएगी वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स भाई ठीक है। अगर वेव प्लस की तरफ ना चल के माइनस की तरफ चल रही हो, अरे भैया इधर की तरफ ना जाके तरंग इधर जा रही हो, तो यहाँ माइनस है भैया, माइनस की जगह पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन हो जाएगी वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस की जगह पे प्लस का क्या हो जाएगा? के एक्स हो जाएगा भाई ठीक है। ये आ गई प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन को अलग तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे। समझो, अगर हम लोग चल रहे थे एक्स की तरफ,
ऐसे करके। तो इक्वेशन लिख रहे थे हम y से। अब तरंग इधर ना जा रही हो, इधर जा रही हो, तरंग ऐसे करके तरंग चल रही हो, तो उस तरंग को हम y से नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, x से लिखेंगे। तो x बराबर क्या आएगा, a cos। समझो अब 90 का फर्क आ गया, साइन और cos में 90 का फर्क है। साइन 0 का मान 0 होता है और cos 90 का मान 0 होता है। तो अगर हम y को x में बदलेंगे तो y को क्या हो जाएगा, x, a तो ऐसे रहेगा, साइन की जगह क्या हो जाएगा cos ओमेगा t ऐसे रहेगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस के एक्स की जगह क्या हो जाएगा के वाई, यानी जहां एक्स है वहां वाई हो जाएगा, जहां साइन है वहां कॉस हो जाएगा। अगर तरंग निगेटिव डायरेक्शन में चलेगी, मतलब निगेटिव का मतलब क्या, अगर ऊपर ना जाके, ऐसे ऊपर ना जाके तरंग जो है वो नीचे की तरफ जाएगी, तो फिर माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस, यानी x बराबर a cos ओमेगा t प्लस का के वाई आ जाएगा। ठीक, अब हमने इक्वेशन देखी है, देखो ये वाली जो हमने सबसे पहले इक्वेशन निकाली है, जो नॉर्मल इक्वेशन है, y बराबर a sin ओमेगा t माइनस का के एक्स। हम इसके साथ में थोड़ा सा खिलवाड़ करेंगे। तो हमने लिख लिया भैया ये अपनी इक्वेशन है। इस इक्वेशन में अगर हम कहें कि ओमेगा का जो मान है, समझो अगर हम कहें ओमेगा का मान होता है 2 पाई अपॉन टी, नहीं पता तो देखो भैया कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी, और जो k है, k बराबर तो हम लोगों ने अभी रखा है, k बराबर होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। अगर हम यहाँ पे मान रखें तो ओमेगा की जगह आप मान रखोगे 2 पाई, भैया बाहर क्या आ जाएगा कॉमन, 2 पाई यहाँ से भी क्या आ जाएगा कॉमन, यहाँ बचेगा स्मॉल t बटे कैपिटल T, x अपॉन में लैम्डा बचेगा। ठीक, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ये एक नॉर्मल इक्वेशन आ गई है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के लिए। अब हम जानते हैं कि v बराबर क्या होता है भैया, n लैम्डा होता है। v माने वेग, n माने आवृत्ति, लैम्डा माने तरंग दैर्घ्य। v बराबर होता है n लैम्डा। ठीक, यहां से अगर हम मान निकालें तो n बराबर हो जाएगा v अपॉन लैम्डा, और n माने आवृत्ति बराबर होता है 1 बटे आवर्तकाल यानी 1 बटे समय। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 बटा t की जगह पे v अपॉन लैम्डा रख सकते हैं। तो इस इक्वेशन को क्या थोड़ा ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। y ऐसे ही आएगा, a sin 2 पाई आएगा, t आएगा, और 1 अपॉन t की जगह क्या रख दिया, v अपॉन लैम्डा, माइनस का x अपॉन लैम्डा चल रहा है भाई। ठीक है, दोनों जगह लैम्डा कॉमन हो गया, बाहर निकाल लिया, तो vt माइनस का x आ गया। यानी ये जो इक्वेशन आ गई है, ये हम लोगों ने बदल के, यानी बदले हुए फॉर्म में y का मान निकाल लिया है। इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। समझो ये जो इक्वेशन बनाई है, एक बार हम डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में। तो ऑन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में हम करेंगे। ठीक, एक बार t के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक बार x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो dy अपॉन dt आएगा, a कांस्टेंट है, साइन का cos हो जाएगा, यही तो होता है ना मेरे भाई, साइन का क्या हो जाएगा cos हो जाएगा। और जरा समझो कि भैया ये तो bt माइनस x है, हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो हमें t चाहिए। तो भैया ये पूरा क्या आएगा, देखो क्या है साइन, ये पूरा एंगल है। ठीक है, तो साइन का क्या हो जाएगा cos हो जाएगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा हो जाएगा, vt माइनस का x हो जाएगा। अब जो गुणे में चल रहा होता है उसे दोबारा लिखना पड़ेगा। तो t के रिस्पेक्ट में चलना है, t के गुणे में क्या चल रहा है, 2 पाई v अपॉन लैम्डा, x तो 0 हो गया, अब तो कांस्टेंट है, 2 पाई v अपॉन लैम्डा, तो उसे दोबारा से गुणे में लिखना पड़ेगा, 2 पाई v अपॉन लैम्डा, यानी dy अपॉन dt का माना जाएगा 2 पाई v अपॉन लैम्डा आ गया, a आ गया, cos आ गया, 2 पाई अपॉन लैम्डा आ गया, vt माइनस का x आ गया। ये हमने क्या किया है, जो y इक्वेशन बनाई है उसका d के सापेक्ष अवकलन करा है। अगर हम इसी का x के सापेक्ष अवकलन करते तब ये देखो विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx आता। फिर वही होता है मेरे भाई, देखो साइन का पूरा होता ना, a तो कांस्टेंट है, साइन का पूरा होता cos 2 पाई अपॉन लैम्डा vt माइनस x। अब x के रिस्पेक्ट में है तो हम x का करते हैं भैया, x के गुणे में कौन चल रहा है, तो x के गुणे में माइनस चल रहा है, और ब्रैकेट के बाहर 2 पाई अपॉन लैम्डा चल रहा है, तो माइनस का 2 पाई अपॉन लैम्डा आ गया भाई। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये जो हमने x के रिस्पेक्ट में करा है और ये जो हमने t के रिस्पेक्ट में करा, इन दोनों में छोटा सा ही फर्क है। देखो x के रिस्पेक्ट में जब करा है और t के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन किया तो ये आया, x के रिस्पेक्ट में आया, यहाँ भी a cos ये पूरा इंतजाम है, यहाँ भी ये पूरा इंतजाम है, 2 पाई अपॉन लैम्डा यहाँ भी है, यहाँ भी है, बस यहाँ पे v नहीं है मेरे भाई। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि dy अपॉन dx dy अपॉन dt के बराबर है, बस v का फर्क है। तो dy अपॉन dt को dy अपॉन dx के बराबर रख दिया, माइनस था लगा दिया, और v का फर्क था तो v लिख दिया, यानी dy अपॉन dt को हम लिख देंगे u से। u क्या होती है, वेलोसिटी, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, विस्थापन बटा समय। तो ये मेरे भाई वेग का फॉर्म आ गया है, वेलोसिटी आ गई है सिंपल प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के लिए। ठीक, ऐसे ही जो इक्वेशन 4 है ये वाली है, जो dy अपॉन dt,
इसमें भी आप खिलवाड़ कर सकते हो। कैसे करोगे भाई? तो एक बार इसका t के रिस्पेक्ट में कर दो तो d2y/dt² हो जाएगा। एक बार x के रिस्पेक्ट में कर दो, ये देखो भैया, तो d2y/dt² किया, दोबारा से डिफरेंशिएशन, तो ये निकल के आएगा। एक बार भैया x के रिस्पेक्ट में कर दिया तो d2y/dx² हम करेंगे जब, तो क्या आ जाएगा? देखो ये निकल के आएगा। दोनों को जब मिलाएंगे d2y/dt² और d2y/dx², तो ये y का फर्क आएगा, यानी d2y/dx² बराबर आएगा -2π/λ y² भाई। ठीक है, तो इस तरीके चीजें चलती हैं। अगर हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंशियल, ये वही चल रहा है। ठीक है, दोनों में ये रिलेशन आ गया। इक्वेशन 6 और 7 को हम बराबर कर सकते हैं। इक्वेशन 6 कौन सी है? देखो ये है, d2y/dt² का मान है। 7 कौन सी है? देखो d2y/dx² का मान है। दोनों को हम लोग बराबर करेंगे तो ये रिलेशन निकल के आ जाएगा। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर, काहे के लिए? प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के लिए। देखो भाई, ये पूरी पीडीएफ हम अभी आपको टेलीग्राम पे दे रहे हैं, अपना चैनल है फ्री में, BDKD इन BSc, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन, इसे कतई रट लो, 25 नंबर की जुगाड़ है भाई। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे क्या पढ़ना है भाई, तो स्टेशनरी वेव 2 नंबर में, 25 और 2 27 नंबर। ठीक, उसके बाद अगर हम और आगे बढ़े, लेसाजू फिगर 2 नंबर में, 27 2 29 नंबर। डैम्ड एंड फोर्स ऑसिलेशन, ठीक है, आप पढ़ सकते हो 2 नंबर के हिसाब से। BP BG में रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है भाई। ठीक है, यानी जितनी भी चीजें, ये लाप्लास का संशोधन मन हो पढ़ो, फिलहाल आसान है, आप पढ़ सकते हो। और आखिरी में प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ओवरऑल अगर हम बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये यूनिट है, और हमारे हिसाब से इस यूनिट से 20-30 नंबर के क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो मेरे भाई, अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो ये दूसरा गन शॉट पढ़ा है। पहला वाला पहले तो ये देख डाला, बहुत अच्छी बात है। जो लोग यहाँ तक देख रहे हो, कमेंट करके बताओ सर जी बहुत मजा आ रहा है। पहला वाला गन शॉट पढ़ चुका है, उसे देख डालो। कोशिश करते हैं आज रात में, वरना कल तक तीसरा गन शॉट आपके लिए डाल देंगे। और जब कल तीसरा गन शॉट पड़ जाएगा तो फिर एक यूनिट दूर रह जाएंगे हम लोग सेकेंड वाला जो पार्ट है आपका, उसे खत्म करने से। फर्स्ट वाले पार्ट में 2 हिस्सों में A और B। फर्स्ट वाला जो A वाला पार्ट है उसमें मैथमेटिकल फिजिक्स है भाई। मैथमेटिकल फिजिक्स में केवल 3-4 थ्योरम, टेंसर, ये सब पढ़ना है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता है, वो आपकी प्रैक्टिस करा देंगे 1-2 दिन के अंदर, और पूरी फिजिक्स आपकी कायदे से खत्म हो जाएगी। अच्छे से आप पेपर दे पाओगे। 2 जो आप वन शॉट देख चुके हो, ये वाला, एक ये वाला, एक इससे पहले वाला। आप अपना कोई भी पेपर, आपने अपना मिड टर्म दिया हो, कोई अपनी यूनिवर्सिटी का पेपर निकाल लो और देखो, ये वही क्वेश्चंस होंगे जो हम बता रहे होंगे कि आए हैं और वहां पर आए होंगे मेरे भाई। ठीक है, तो बस इतना ही रखेंगे इस वन शॉट के साथ में। कैसा लगा? सभी को भाई दूज की बहुत शुभकामनाएं। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताना, और पहली बार देख रहे हो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। फ्री में अपना टेलीग्राम पे चैनल है, उसे ज्वाइन कर लो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।